हम अपनी रोज भौतिकी की क्लास रोज पढ़ रहे हैं और आज कल हमने अपने लास्ट टॉपिक में क्वांटमीकरण देख लिया था, आवेश का क्वांटीकरण। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठे और लिखना प्रारंभ करें। ठीक, तो हमारा टॉपिक क्या है? कूलॉम का नियम। तो कूलॉम ने क्या कहा? कूलॉम ने कहा कि दो आवेश बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल, दो आवेश बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। दो आवेश बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक बार फिर मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं, आप बोलकर लिखना चाहें तो बोलकर लिखें और यहां से लिखना चाहें यहां से लिखें। दो आवेश बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। अब हम इसको फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इसका। तो मान लेता हूं कि यहां कोई एक बिंदु आवेश है Q1 और यहां कोई दूसरा बिंदु आवेश है Q2। तो मान लेता हूं कि इसे A पॉइंट मान लूं, A बिंदु मान लूं और इसे बिंदु B मान लूं। ठीक है। अब ये आवेश हैं वो ऋणात्मक धनात्मक कैसे भी हो सकते हैं, या तो दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं या एक ऋणात्मक एक धनात्मक हो सकता है या दोनों धनात्मक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और बल्कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो इनके नेचर पर डिपेंड करेगा कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर दोनों समान हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर विपरीत है तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है। तो वो आपको देख लेनी है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैं यहां दोनों पॉजिटिव ही ले लेता हूं। तो ये ए बिंदु पर है, ये बी बिंदु पर है। मान लेता हूं कि यहां से यहां तक, ए से बी बिंदु तक के बीच की दूरी स्मॉल आर है, स्मॉल आर मान लेता हूं। ठीक है। तो जो मैंने माना वही लिखा। लिखते हैं स्टेटमेंट इसका। माना कि कोई प्लस Q1 आवेश बिंदु A पर स्थित है तथा उससे कैपिटल R
दूरी पर बिंदु B स्थित है, जिस पर प्लस Q2 आवेश रखा गया है। ठीक, तो अब कूलाम के नियमानुसार, तो कूलॉम के नियमानुसार क्या कहा कूलाम ने कि दो आवेश बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल की बात कही F, अनुक्रमानुपाती किसके होगा, इन दोनों आवेश बिंदुओं के परिमाण के गुणनफल के, अर्थात F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, समीकरण फर्स्ट एक। ठीक है, और दूसरा क्या कहा कि तथा उनके बीच की जो बल है वो उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात F इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, बीच की दूरी के वर्ग के 1/r²। ठीक है, r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, तो अब क्या लिखना है कि समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो क्या हो गया, F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो हम जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हम, तो एक नियतांक जोड़ना पड़ता है। हमें क्या जोड़ना पड़ता है, एक नियतांक जोड़ना पड़ता है। तो मैं इसे हटाता हूं, तो F इक्वल टू क्या हो गया, K, मान लो मैंने K ले लिया, K Q1 Q2/r²। ठीक, तो अब इधर की साइड लिख लेता हूं, इसे अंडरलाइन कर लूं इधर। तो जहां क्या लिखेंगे, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान 1/4πε0 होता है। तो देखो यहां K की जगह पे जब हम 1/4πε0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमने कूलाम के नियम से बल का व्यंजक ज्ञात कर लिया। बल का व्यंजक ज्ञात कर लिया, तो ये बल है तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन। और विमा की बात करूं तो इसकी विमा होगी इसकी, जो बल की विमा है वही इसकी विमा है, क्योंकि ये भी बल ही है, mL/T⁻²। नोट कर लें, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। अब मैं इसे रब कर देता हूं, समझ। अब हमारा अगला टॉपिक है कूलाम नियम का सदिश रूप। तो उसे समझना है आपको। कूलॉम
नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। तो सदिश तो आप जानते हैं कि वे राशियां जिनमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। तो बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, वो कूलाम के सदिश रूप से हम उस दिशा का ज्ञान करेंगे। तो वही बात है कि मान लेता हूं प्लस Q1 और प्लस Q2 बिंदु A और B पर स्थित हैं और ये इनके बीच की दूरी R है। ठीक है, तो माना वही जो बनाया डायग्राम उसी के बारे में लिखता हूं। माना बिंदु A पर प्लस Q1 आवेश स्थित है तथा उससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु B है जहां प्लस Q2 आवेश स्थित है। ठीक, लिख लिया। अब देखो ये प्लस Q है, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, तो दोनों ही धनात्मक आवेश हैं। तो समान आवेशों के मध्य कैसा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो मान लो इस जो ये प्लस Q1 है इस प्लस Q2 को इधर की ओर भगाएगा, इधर की ओर भगाएगा। क्यों भगाएगा? कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो मान लेता हूं इसके कारण इस पर इधर की ओर एक बल काम किया F, और किसने लगाया? पहले ने लगाया। किस पर लगाया? दूसरे पर। किसने लगाया? पहले ने लगाया दूसरी पर। तो 1 2। ठीक है, इसी प्रकार ये Q2 भी इस Q1 पर बल लगाएगा, ये भी इसे दूर भगाने का प्रयास करेगा। तो इसके द्वारा लगाए हुए बल की दिशा क्या होगी? इधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी। तो मान लेता हूं ये F इधर लगाएगा और किसने लगाया? 2 ने लगाया। किस पर लगाया? 1 पर। ठीक है, अब यही हमें इनका ही व्यंजक ज्ञात करना है, इन्हीं बलों के व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो कूलाम नियम से, कूलॉम नियमानुसार देखो तो अभी क्या निकाला था? F बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही तो निकाला था बेटा। अब देखो इसमें डायरेक्शन नहीं है, यहां हमें डायरेक्शन भी शो करानी है। तो देखो, तो लिखता हूं मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। तो वेक्टर F बराबर किसके होगा? देखो ये बल की दिशा क्या होगी? जो R1 की दिशा है वही इन बलों की दिशा है। जैसे इस बल की बात करूं, F12 की बात करूं, तो क्या होगी? Q1 से Q2 की ओर है ये बल, ऐसे ही तो है। और इसकी बात करूं, 21 की बात करूं, F21 की बात करूं, तो ये Q2 से Q1 की ओर है। तो ये जो R की दिशा है वही तो आगे बढ़ रही है, यहां भी आगे बढ़ी है, यहां भी R की ही दिशा तो बेटा आगे बढ़ रही है। तो जो बल की दिशा है वो R की दिशा पर निर्भर करेगी, दूरी की दिशा पर, इस R की जो विस्थापन वेक्टर है इसकी दिशा पर निर्भर करेगी। तो क्या होगा? वेक्टर F, अब देखो वेक्टर F की जगह पर, अब देखो मुझे इसका मान निकालना है। तो वेक्टर F12 का मान निकाल लूं। तो वेक्टर F क्या लिख लूं? पहले ने लगाया दूसरे पर, वेक्टर F12। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 है Q1 और Q2 अपॉन R²। और R² का क्या लेंगे? मॉड लेंगे। क्या लेंगे? परिमाण। R का यहां परिमाण लेंगे। ये R² है परिमाण। क्या है? परिमाण। और किसका? A से, अरे A से B की ओर जा रहा है, पहले ने दूसरे पर बल लगाया है, तो परिमाण, तो इसकी दिशा क्या होगी? पहले से दूसरे की ओर। तो R
R12 होगा R12 के स्क्वायर का परिमाण, ठीक है। अब R12 का परिमाण, ठीक। अब इसकी दिशा की बात करूं तो दिशा क्या है, पहले से दूसरे की ओर, इधर की ओर। तो इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे, एकांक सदिश लिखेंगे, और वो क्या होगा, आर कैप। अरे देखो, आर की दिशा पर ही तो बल की दिशा निर्भर कर रही है, तो आर कैप क्या होगा, पहले से दूसरे की ओर 2 1, ठीक है। अब उसी प्रकार F21 भी निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकल आएगा, तो कूलाम के नियम से ही निकल आएगा कि F वेक्टर F21 बराबर होगा इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R। अब देखो 2 से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, 2 से इधर की ओर जा रहा है, तो क्या लिख लूं, 2 1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इधर, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, 2 से 1 की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। तो आर कैप हो जाएगी 2 से 1 की तरफ। अगर मैं इनको और अच्छी तरह से आगे सरल करना चाहूं तो और कर सकता हूं कि देखो, इधर लिख लेता हूं, इधर जगह नहीं है इसलिए, वेक्टर 12 लिखना चाहूं, वेक्टर F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। या तो देखो ये दिखा लो 1 2, पर जो R है ये केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है, तो 1 2 दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि 1 2 दिखाओ या न दिखाओ। तो देखो R स्क्वायर। अब देखो एकांक सदिश का फॉर्मूला, एकांक सदिश हमने 11 में पढ़ा है, और एकांक सदिश का सूत्र होता है, एकांक सदिश का सूत्र होता है कि वेक्टर जो एकांक सदिश है वो होगा वेक्टर R अपॉन मॉड R। तो ये होगा। अब यहां पर मैं करना चाहूं तो क्या कर लूं, जो वेक्टर R है उसे इस प्रकार न लिख सकूं मैं, डॉट वेक्टर R अपॉन R, जो मॉडुलस R को मैं R लिख सकूं केवल, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, वेक्टर 1 2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 Q2 अपॉन R, Q हो जाएगा, R और R मिलकर RQ हो गया, और ये वेक्टर ऊपर रह जाएगा, वेक्टर R, ठीक। पर हमें इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहां तक ही सॉल्व करें तो हमारा ठीक रहेगा, ठीक। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, तो मैं इसे रफ कर लेता हूं, ठीक। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, या बहुल आवेशों के निकाय पर किसी एक आवेश, बहुल आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाले बल को
कैलकुलेट करेंगे हम, इसे ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो मान लेता हूं कि यहां पर कोई प्लस Q आवेश रखा गया है, प्लस Q1 मान लो, कोई प्लस Q1 आवेश रखा गया है और इससे यहां पर ये मान लो पॉइंट O मान लो, और यहां से यहां पर एक मान लो Q2 आवेश रखा गया है, यहां पर Q3 आवेश रखा गया है, यहां पर जो है Q4 या Q3 मान लो, या Q4 चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, Q4, और ऐसे डॉट 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 कहां तक है इस सिस्टम पर, इस निकाय में बहुल आवेशों का निकाय है, इसमें कहां तक है आवेश, n तक है। आवेशों की संख्या कुल कितनी है, n है। मान लेता हूं लास्ट में है हो गया ये Qn आवेश, Qn आवेश, ठीक है। तो अब इनके स्थिति सदिश की बात करूं, बीच की दूरी की बात करूं इनके, तो देखो इसे मान लेता हूं, इसे इससे मिला दूं और इसको नाम दे दिया मैंने किससे, 3 से 1 की तरफ, या 1 से 3 की तरफ, ठीक है, 1 से 3 की तरफ, 1 3, ठीक। इसी प्रकार मैंने इसको इससे मिला लिया और इसको मैंने जो स्थिति सदिश है इसको नाम दे दिया मैंने 1 2, इससे इसको मिला लिया, तो इसके जो स्थिति सदिश है इस पर इसका नाम दे दिया मैंने R14। इसी प्रकार मैंने इसको भी इससे मिला लिया, मान लो यहां है ये, ऐसे मिला लो, ठीक, और इसका मैंने नामकरण कर दिया, इसका स्थिति सदिश हो गया 1 4। कैसे कि ये 3 1 पर फोर्स लगाएगा, किधर से, 3 से 1 की ओर लगेगा। इसी प्रकार ये 2 है, 2 भी इस पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, और किधर से, 2 से इधर की ओर लगाएगा 1 की तरफ। इसी प्रकार 4 भी लगाएगा इस पर, और किधर से, 4 से 1 की तरफ लगाएगा। इसी प्रकार n भी लगाएगा इस पर, n से 1 की तरफ लगाएगा। तो इसके डायग्राम के बारे में लिख ले, तो माना कोई बहुल आवेशों का निकाय है जिसमें n आवेश हैं, जबकि Q2 उनके या उसके मान लो, उसके बिंदु O पर प्लस Q1 आवेश स्थित है, और उसके पास प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 Q प्लस Qn आवेश स्थित हैं, जिनके स्थिति सदिश मतलब बीच की दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन, ठीक है, बीच की इनकी दूरी, स्थिति सदिश क्रमशः R वेक्टर R12 वेक्टर R13 वेक्टर R14 डॉट 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 वेक्टर R1n, यहाँ n है बेटा,
n है, 1n है, ठीक। तब कूलाम के सदिश रूप से, तो कूलॉम, अब देखो कूलाम के सदिश रूप से हम इसे सॉल्व करें तो कूलाम के सदिश नियमानुसार, नियम अनुसार कूलाम के जो सदिश नियम है उसके अनुसार क्या, अगर वेक्टर, अगर मैं, तो देखो ये मान लो कि ये जो 2 लगाएगा इस पर 1 लगाएगा, तो इसने इसको क्या लिख दूं मैं, वेक्टर 2 1 लिख दूं। किस पे लगाया, 1 पे लगाया 2 ने, ठीक है। इसी प्रकार इसका मान मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कौन सी आर का, 1 2, ठीक है, 1 2 का स्क्वायर मॉड, और क्या हो जाएगा आर कैप 1 2, ठीक है, 2 1 सॉरी 2 1 2 1, क्योंकि ये 2 है वो इसको इधर की ओर फोर्स करेगा, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार F31 निकालना चाहूं तो कैसे निकाल दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, क्योंकि ये Q1 और Q3 के बीच लग रहा है बल, तो Q1 और Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर, क्योंकि कैसे 3 से इधर की ओर 1 की ओर बल लगेगा, ठीक है, स्क्वायर आर कैप 3 1, ठीक है, 3 1, ठीक। इसी प्रकार 4 1 वाला चाहूं तो 4 1 भी निकाल सकता हूं। R41 इक्वल किसके हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पे लगेगा बल, और कौन लगाएगा, Q4 लगाएगा, और ये स्थिति सदिश क्या है, स्थिति सदिश क्या है ये, ठीक है, R41, ठीक है बेटा, का स्क्वायर R41। देखो या तो इन्हें ऐसे कर लो कि 2 1 कर लो, या 3 1 कर लो, या 4 1 कर लो, या ऐसे रहने दो, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी है वैसे कर लो। चलो मैंने इस डायग्राम में बनाया है तो मैं यहां भी उसी हिसाब से लिख देता हूं जिससे आपको तकलीफ ना हो, 1 2 1 2, ठीक है, तो मैं यहां भी ऐसे ही कर लूं, 1 2 1 3 1 3 1 3, ठीक। इसी प्रकार 1 4 1 4 1 4, ठीक। अब ऐसे ही मैं nवें आवेश का निकालूंगा बल, तो कैसे निकलेगा बेटा कि F कौन से पे, पहले पे लगेगा, और किसके, nवें द्वारा, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और कौन सा, Qn, क्योंकि Qn लगा रहा है Q1 पर फोर्स, ठीक है। अब और स्थिति सदिश कौन सा हो जाएगा, जो आ जाएगा R आ जाएगा 1n, ठीक है, 1n का स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली, इसकी दिशा है वही इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये मैंने डॉट 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 कर दिया है यहां। अब कुल बल निकालना चाहूं Q1 पर, कुल बल की बात करूं तो अतः प्लस Q1 पर निकाय के अन्य आवेशों द्वारा लगा कुल बल, अन्य आवेशों द्वारा लगा बल
लगा कुल बल, कुल बल, उसे F से दर्शा लूं, वेक्टर F, और वेक्टर F क्या हो जाएगा बेटा, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F1n, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 डॉट 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 प्लस वेक्टर F1n। ठीक है, यहां हो गया, यहां तक आप नोट कर लीजिए, और फिर आगे हम अपना डेरिवेशन, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं बची है तो आप इसे लिख लीजिए, और आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे मैं इसे रब करता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3। ठीक, यहां से मैं रब कर दूं, और इसे भी साफ कर देता हूं। ठीक, इसे रहने देता हूं। तो देखो कहां से, अब इनकी यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो वेक्टर F, जो वेक्टर F क्या हो जाएगा, F1 की, F12 की वैल्यू पुट करूं जो अभी निकाली थी, तो क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस R12 का स्क्वायर R कैप 12। उसी प्रकार प्लस कर दूं, इसमें इसकी वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर R13 करना है, 1313। ठीक, अब इसी प्रकार यहां पर आगे जगह नहीं है, चलो एक और लिख देता हूं मैं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा, ये 41 वाला लिख रहे हैं हम, और क्या आ जाएगा, Q1 Q4 अपॉन, वहां से वैल्यू पुट कर दी है जो निकाली थी हमने, R14 का स्क्वायर और कैप R14 डॉट डॉट डॉट, अब यहां लिख देता हूं उसके नीचे, डॉट डॉट डॉट, अंतिम क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QN अपॉन R1N का स्क्वायर कैप 1N। ठीक, अब देखो मैं इनमें से कॉमन ले लूं तो कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, और क्या कॉमन है, Q1 सब में कॉमन है, Q1 सब में कॉमन है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इन्हें मैं कॉमन ले लेता हूं, इसे लिख दूं, वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, Q2 अपॉन R12 R कैप 12 प्लस, ये तो इतना तो बाहर आ गया, ये बचा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर कैप R13 प्लस क्या आया, Q4, ये बचा Q4 बचा, ये 1 तो आगे आ गया, Q4 अपॉन क्या बचा, R14 का स्क्वायर, और क्या बचा, R कैप 14। ठीक है, अब नीचे लिख लेता हूं ऐसे ही, तो डॉट 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 प्लस क्या था, क्या और रह गया, QN अपॉन क्या बचा बेटा, R1N का स्क्वायर कैप R1N, इसे भी साफ कर देता हूं। ठीक, और ये हो गया ब्रैकेट बंद।
तो मैं और सरल रूप में लिखना चाहूं, देखो इसे इसमें देखा अलग है, ये लाइन खींच देता हूं, इससे अलग दर्शाई दे, ठीक है, दिखाई दे अच्छी तरह से, यहां तक अलग दिखाई देगा। अब देखो मैं इनको और सरल रूप में लिख सकता हूं, तो ये सबका योग है ना बेटा, योग है, तो मैं इसे सिग्मा के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो कैसे लिखूं, वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन सबका सिग्मा कर दूं, समेशन, और इनका कोई मानक ले लेता हूं। देखो सब में एक 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 तो सब में है, पर ये डिजिट पीछे वाली बदल रही है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये n है, ये बदल रही है। तो इनके लिए एक मानक ले लेता हूं, और मानक मान लो मैं ले लेता हूं Q0 एप्सिलॉन नॉट है, मानक ले लेता हूं I मानक ले लेता हूं। I कहां से कहां तक है, 2 से, और कहां तक है, n तक है, n तक है। और क्या ले लूं इनको, तो क्या हो गया अंदर QI, इन डिजिटों की जगह पे I लिख दूं, I कहां से, 2 से n तक है, अपॉन क्या हो गया R1I का स्क्वायर कैप 1I, ठीक है। ये पूरा आपका सॉल्व हो गया है, और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन होगा, क्योंकि ये बल है, और विमा वही होगी mL/10⁻², इसकी विमा होगी, क्योंकि ठीक। और आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3, ठीक। अब मैं इसे आगे इसका ये जो परिणाम है, इसका जो स्टेटमेंट है वो बोलूं, तो इसका स्टेटमेंट यहां से क्या निकलेगा, तो स्टेटमेंट लिखिए क्या निकलेगा। और वैसे आप लिख लीजिए, मैं बोल ही रहा हूं कि बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा लगाए गए उस आवेश पर बल के सदिश योग के बराबर होगा। दोबारा सुन लीजिए एक बार, कि बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उनके द्वारा लगाए गए बल का सदिश योग होगा। आज के लिए इतना ही, कल नया टॉपिक और नई बातों के साथ नया टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए नमस्कार।